Okay, friends, let us start today's topic, that is प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग में हमने लास्ट क्लास में किया था कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग की प्रोग्रामिंग की थी. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेट ट्रेनिंग की. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मीन्स वेट ट्रेनिंग. कि वेट ट्रेनिंग की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है और उसके शेड्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं. तो आई होप कार्डियोवैस्कुलर में जो हमने पढ़ा था, कार्डियोवैस्कुलर में जो हमने शेड्यूल्स कल पढ़ने के लिए बोले थे, आप लोगों ने पढ़े होंगे और थोड़ा क्लियर होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि शेड्यूल्स कैसे बनाए हैं, कैसे बनते हैं. सिमिलरली पेज नंबर 25 मॉड्यूल 9 में आप देखिए, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस प्रोग्राम है. देख रहे हैं, सेम शेड्यूल बना हुआ है. लेट मी गो थ्रू दिस शेड्यूल. ये शेड्यूल क्या बता रहे हैं? ये किसका शेड्यूल है? एक बिगनर लेवल का बंदे का शेड्यूल है. ठीक है, एक बिगनर लेवल. फ्रीक्वेंसी 2 to 3 टाइम्स अ वीक. इंटेंसिटी 5 to 7, मतलब मॉडरेट. टाइप लेवल 1 बिगनर, एक बिगनर लेवल का बंदा है. टाइम जो यहाँ पे टाइम निकाल के लिखा गया है ना, ये वैसे पूरा शेड्यूल बनाने के बाद आता है. ठीक है, तो पूरा शेड्यूल बनाने के बाद जो टाइम आया उनका ऑलमोस्ट 23 to 28 मिनट्स का टाइम आया. ओके, सबसे पहले वार्म अप सेशन. वार्म अप सेशन में क्या हो रहा है? इंटेंसिटी 5 to 6, मॉडरेट इंटेंसिटी पे वार्म अप किया जा रहा है. टाइप डायनामिक स्ट्रेचिंग्स. कौन कौन सी डायनामिक स्ट्रेचिंग्स कर रहे हैं? फ्रंट लेग स्विंग्स, साइड लेग स्विंग्स, आर्म स्विंग्स, सिंगल आर्म सर्कल्स, डबल आर्म सर्कल्स, एयर बॉक्सिंग फ्रंट. ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ये सारी स्ट्रेचिंग्स करनी है. कितनी करनी है? नीचे टाइम में लिखा है 15 to 20 रेपिटेशंस करने हैं और 3 सेट करने हैं. ठीक है, तो ये रेपिटेशंस और सेट्स करने के बाद टोटल टाइम कितना लग रहा है? 3 to 4 मिनट्स. 3 से 4 मिनट का टाइम लगा. आपका वार्म अप हो गया. वार्म अप के बाद नेक्स्ट सेशन क्या है? ट्रेनिंग फेज. सो सी ट्रेनिंग फेज में क्या बता रहे हैं? इंटेंसिटी 6 to 7 है. ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी पे रखना है. एक्सरसाइज क्या करनी है? एक्सरसाइज में टाइप लिखा है. टाइप मतलब एक्सरसाइज क्या है? सीटेड चेस्ट प्रेस, सीटेड रोइंग, लैट पुल डाउन, लेग प्रेस, क्रंचेस. ऑलमोस्ट ये फुल बॉडी ट्रेनिंग करवा रहा है. ठीक है ना, क्योंकि बिगनर क्लाइंट है तो उसको हर एक बॉडी के मसल को ट्रेन करने हैं सेम डे पे. तो चेस्ट हो गया, रोइंग बैक के लिए आ गया, लैट पुल डाउन भी बैक के लिए आ गया, लेग प्रेस लेग्स के लिए और क्रंचेस एब्स के लिए. ठीक है, आगे आते हैं. लेट अस सी टाइम या फिर कितने रेपिटेशन कितने सेट. नेक्स्ट पेज पे 3 टेम्पो लिखा है. टेम्पो इज 3. टेम्पो का मतलब क्या हुआ कि 3 सेकंड में एक रेपिटेशन होना चाहिए. चाहे आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो 3 सेकंड में एक रेपिटेशन, एक कंप्लीट रेपिटेशन आपको एक्सटेंड करके वापस फ्लेक्स करना है. वो पूरा जो एक कंप्लीट रेपिटेशन है 3 सेकंड में होना चाहिए. ठीक है, 3 सेकंड्स का टेम्पो है. तो एक रेपिटेशन अगर 3 सेकंड में हो रहा है तो 12 रेपिटेशन कितने सेकंड में होंगे? 12 into 3 36 सेकंड्स. ठीक है, तो लेट अस सी कि हमने यहाँ पे ना, ये इन्होंने 12 से 15 बोला है, हम एक पर्टिकुलर लेंगे. लेट अस टेक 12. ये 12 रेपिटेशन करने हैं आपको और 30 सेकंड का रेस्ट बिटवीन सेट है. 30 सेकंड्स का रेस्ट दे रहा है. क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी कम है. जब इंटेंसिटी कम होती है तो रेस्ट भी आप कम कर सकते हो. समझ रहे हो? जब वो वेट और इंटेंसिटी कम उठाएगा तो आप रेस्ट भी कम करोगे, ज़्यादा नहीं दोगे. तो 30 सेकंड का रेस्ट है, 3 सेट है. अगर आप 12 रेपिटेशंस करते हैं तो 12 रेपिटेशन में लगेगा 36 सेकंड्स. 36 सेकंड्स के बाद 30 सेकंड का रेस्ट, तो हो गया 66 सेकंड्स. सिंपली 66 सेकंड लगे एक सेट करने में. 3 सेट करने में कितने लगे? 66 into 3, तो दैट इज 198. समवेयर 198 सेकंड्स आ जाएंगे. 198 सेकंड करने में एक एक्सरसाइज लगी. कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम? पीछे पेज पे देखो कितनी एक्सरसाइज हैं. 1 2 3 4 5.
5 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 5 एक्सरसाइज करने में कितनी देर लगेगी? 198 इंटू 5, मतलब 1000 में से आप 10 निकाल दो, ऑलमोस्ट 990 मिनट, 990 सेकेंड, सॉरी 990 सेकेंड्स लगे आपके पांचों एक्सरसाइज कंप्लीट करने में विद रेस्ट को इंक्लूड कर लिया था हमने। तो 990 सेकेंड्स को यू डिवाइडेड बाय 60, अब 60 से डिवाइड करो तो आपका टाइम आ जाएगा ऑलमोस्ट 16 मिनट के आसपास, 16.5 मिनट के आसपास का टाइम आएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा ट्रेनिंग फेज में? 16.5 मिनट। उसके बाद लेट अस कम टू कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन फ्रीक्वेंसी आफ्टर एवरी सेशन, हर सेशन के बाद आपको ये करना ही करना है। इंटेंसिटी, स्ट्रेचिंग की इंटेंसिटी कैसे होनी चाहिए? ये इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग की है तो 8 आउट ऑफ 10, मतलब अच्छी खासी स्ट्रेचिंग करनी है, हल्के में नहीं, ठीक ठाक स्ट्रेचिंग करनी है। टाइप स्टैंडिंग वॉल स्ट्रेच, स्टैंडिंग बैक स्ट्रेच, इंटरलॉकिंग फिंगर्स को इंटरलॉक करके जो बैक स्ट्रेच करते हैं, स्टैंडिंग स्क्वाड स्ट्रेच, स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, ये सारे स्ट्रेचेज आप लोग करेंगे। और कितना? 20 to 30 सेकेंड्स का स्ट्रेच रहेगा, मतलब 20 सेकेंड्स तक यू हैव टू होल्ड दैट स्ट्रेच। 20 सेकेंड के लिए आपको होल्ड करके रखना है एंड देन रिलैक्स। फिर दूसरी टांग का, पहले एक टांग का फिर दूसरी टांग का, या कंबाइन जब कर रहे हो तो आपको 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, ठीक है? उस स्ट्रेच को आपको करना है। 3 सेट करने हैं और टोटल टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 4 to 6 मिनट्स। तो कहीं ना कहीं ये सारे टाइम को जब हम ऐड करते हैं, 4 to 6, 16 यहाँ पे लगे और वार्म अप में भी 3 से 4 लगे, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा वहाँ पे जो प्रोग्राम में ऊपर आया था ना टाइम, यहाँ पे तब आता है। तो आप पहले ना प्रोग्राम का टाइम पहले कभी नहीं लिख पाओगे, जब आप खुद शेड्यूल बनाओगे तो यहाँ पे टाइम छोड़ देना, पहले पूरा शेड्यूल, वार्म अप, आपका ट्रेनिंग फेज, कूलिंग डाउन, तीनों को बनाने के बाद, तीनों का टाइम निकालने के बाद उनको ऐड करके आपको वहाँ पे डालना, ठीक है? एक और आपको मैं तरीका बता रहा हूँ जो फॉलो किया जाता है कि कितना टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसका सिंपल फंडा है, वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन कितना होना चाहिए। आपका मेन ट्रेनिंग फेज जो हम बात करें पूरा शेड्यूल, अगर आप पूरा शेड्यूल 1 घंटे का बनाते हो, वो कह रहा है पूरे शेड्यूल का, पूरे आपके वर्कआउट टाइम का 10 to 15% वार्मिंग अप और 10 to 15% कूलिंग डाउन होना चाहिए। अगर आपका शेड्यूल 1 घंटे का है, 1 घंटा मतलब हो गया आपका 60 मिनट्स, 60 मिनट्स का 10% कितना हुआ? 6। तो 6 मिनट का वार्मिंग अप होना चाहिए और 6 मिनट का कूलिंग डाउन होना ही चाहिए मिनिमम। 10 to 15% है, अगर आप 15% लोगे, 60 का 15 होता है 90, 9 मिनट्स आ जाएगा। 9 मिनट्स का वार्मिंग अप, 9 मिनट्स का कूलिंग डाउन, और कितना बचा? 9 और 9 18 हटा दो, 60 में से 18 को हटा दिया, कितना टाइम बचा? 42 मिनट्स। तो 42 मिनट्स की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। तो अप्रोक्सीमेट देखो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, यहाँ पे हालांकि पूरा टाइम कम है, हमने तो 1 घंटे के सेशन के हिसाब से लिया था, यहाँ का सेशन ही आधे घंटे का है ना? तो आधे घंटे के सेशन के हिसाब से हमने वार्म अप 9 मिनट का लिया था, यहाँ पे कितना आ रहा है? 4, उससे आधा ही हो गया ऑलमोस्ट। तो ये एक रूल है, एक फंडामेंटल रूल है जिसको हमें फॉलो करना है कि 10 to 15% वार्मिंग अप और 10 to 15% सेम उतना ही टाइम कूलिंग डाउन में आपको चाहिए ही चाहिए। जितना टाइम वार्मिंग अप का होना चाहिए उतना ही कूलिंग डाउन में आपको टाइम लगाना है। तो टोटल सेशन अगर आप 1 घंटे का बना रहे हो तो 9 मिनट मान के चलो, 9 मिनट का वार्म अप, 9 मिनट का कूलिंग डाउन और 42 मिनट 42 मिनट्स का आपका ट्रेनिंग सेशन, एंड दैट इज मोर देन इनफ। 42 मिनट्स अगर आप ढंग से ट्रेनिंग करते हो, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है? ये चीज के बाद नेक्स्ट आते हैं, जब हम ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग। लेट अस टॉक अबाउट वेट ट्रेनिंग में कौन कौन सी ट्रेनिंग आती है? स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी, सॉरी। सो वेट ट्रेनिंग में वी हैव स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी एंड एंड्योरेंस, ठीक है? ये तीनों तरह की ट्रेनिंग होती है।
स्ट्रेंथ वो ट्रेनिंग है जहाँ पे हम अपने मसल को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने के लिए ट्रेन करते हैं कि मैक्सिमम हैवी वेट उठा सके हमारे मसल में ज़्यादा ताकत आए। हाइपरट्रॉफी वो ट्रेनिंग है जहाँ पे हम अपने साइज को, मसल के साइज को बढ़ाने पे काम करते हैं। और एंड्योरेंस वो ट्रेनिंग है जहाँ पे हम वेट हल्का रखते हैं और मसल को ट्रेन करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक काम कर सके, स्टेमिना बिल्डिंग, टोनिंग मसल का वो कर सके। तो ये तीनों ट्रेनिंग्स के अंदर जब आप ट्रेन करते हो तो आपको बॉडी को कितना टाइम लगता है रिकवर करने में। देखिए पेज नंबर 27 पे एप्लीकेशन ऑफ रिकवरी, कितनी देर लगती है आपको रिकवरी करने में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो जब, तो 2 से 3 दिन चाहिए ही चाहिए। सेम हाइपरट्रॉफी में भी 2 से 3 दिन चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दोनों जगह पे ना हम लोग वेट भी अच्छा उठाते हैं, स्ट्रेंथ में वेट बहुत ज़्यादा उठाते हैं, रेपिटेशन थोड़े कम होते हैं। तो ज़्यादा वेट उठाने की वजह से मसल को ज़्यादा रेस्ट चाहिए। हाइपरट्रॉफी में वेट अच्छा खासा उठा रहे हैं, 8 आउट ऑफ 10 अच्छा वेट उठा रहे हैं, लेकिन रेपिटेशन ज़्यादा खींच रहे हैं, मसल को बहुत आगे तक खींच रहे हैं रेपिटेशन में, इसलिए वहाँ पे 2 से 3 दिन का रेस्ट चाहिए उस मसल को। हम ये नहीं करें कि इंसान को रेस्ट चाहिए। आज अगर आपने बाइसेप किया है तो बाइसेप को 2 दिन का रेस्ट देंगे, कल आप चेस्ट करोगे, फिर चेस्ट को 2 दिन का रेस्ट। तो आपके बाइसेप को अगर 2 या 3 दिन हो चुके रेस्ट करते हो तो आप दोबारा बाइसेप कर सकते हो, ये मतलब है। अब क्या होता है, कई बारी हम लोग हफ्ते में एक ही दिन रखते हैं एक मसल का, है ना। कई बारी आप हफ्ते में एक ही बार एक मसल ट्रेन कर पाते हो, जैसे लेग्स, ज़्यादातर लोग लेग्स को एक ही दिन करते हैं सैटरडेज। चेस्ट और बाइसेप को हम ज़्यादातर 2 बार ही रखते हैं हफ्ते में, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है चेस्ट और बाइसेप अच्छी हो जाए। बैक भी ज़्यादातर एक बार होती है हफ्ते में, शोल्डर भी एक बार होता है। तो जो ट्रेनिंग आप एक ही बार कर रहे हो हफ्ते में, उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करो, हैवी लेवल पे ट्रेन करो, ताकि उसको 5 दिन आपने रेस्ट दे भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाइसेप चेस्ट, आज आपने ट्रेन किया अपने बाइसेप और चेस्ट को, 2 मसल्स को, तो आपको 2 या 3 दिन रेस्ट देने के बाद तो दोबारा कर सकते हो बाइसेप और चेस्ट, दे आर रेडी। और कई बार लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में ही सिर्फ एक ही बार करते हैं और दूसरे हफ्ते में करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बॉडी पार्ट्स है, सबको करना है, टाइम नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। आप एक दिन में 3 बॉडी पार्ट भी ले सकते हो, ताकि 2-2 बार सारे बॉडी पार्ट हो जाए हफ्ते के अंदर। हर एक बॉडी पार्ट को आप एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करो हफ्ते में, ऐसे भी कर सकते हो। और ये करना चाहिए एक्चुअली, आपको हफ्ते में 2 बार हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करो। या फिर बेस्ट थिंग जो मेरे को लगा और जो मैंने ट्राई भी किया है, जो मैंने अप्लाई भी किया है, आप हफ्ते में 3 से 4 दिन ट्रेन करो अपने आप को, 4 डेज, ठीक है। लेकिन इतना अच्छा ट्रेन करो कि 4 डेज, जैसे आज मंडे किया है, नेक्स्ट डे सिर्फ गए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, वार्म अप किया और आ गए, बस। वेडनेसडे हैवी ट्रेनिंग, जो भी आपने बॉडी पार्ट ले लिए, 2-3 जो भी बॉडी पार्ट लिए, वेरी हैवी ट्रेनिंग। नेक्स्ट डे सिर्फ रिलैक्स करना है, गो डू योर स्ट्रेचिंग्स, अपना वार्म अप करके स्ट्रेचिंग्स की, वापस आ गए, फ्लेक्सिबिलिटी की, वापस आ गए। फिर नेक्स्ट डे हैवी ट्रेनिंग, फिर रिलैक्स। इस तरीके से भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो और बहुत इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। आप करके देखना कि आपको कितना बॉडी को रिलैक्सेशन, बॉडी कितनी अच्छी आपको लगेगा कि हाँ यस आई कुड फील दैट एनर्जी इन द बॉडी। इस तरह से भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। हमें क्या होता है, हमें लगता है कि हम एक दिन रेस्ट ले लें, रेस्ट नहीं ले पाते, बैठ नहीं पाते ना, तो गो एंड डू योर वार्म अप, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो और आ जाओ, ठीक है। सो इन एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट, ये कितना रिकवरी चाहिए, इसको हमें ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग शेड्यूल जब बनाते हैं ना, लिख देते हैं कि फ्रीक्वेंसी 3 डेज अ वीक, मतलब आपको हफ्ते में 3 बार करनी है ये एक्सरसाइज, आपको हफ्ते में 2 बार करनी है ये एक्सरसाइज। तो फ्रीक्वेंसी 2 डेज या 3 डेज अ वीक का मतलब हो गया कि हफ्ते में 2 बार करनी है या 3 बार करनी है, ठीक है। वो हम एज अ ट्रेनर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं बना के, उसमें आपका ही सारा कुछ चलेगा कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है, कौन से डेज में कितनी बार, कैसे आप अपना बना के दे सकते हो। ऐसे ही देखो, इसके बाद नीचे नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है एंड्योरेंस ट्रेनिंग का। एंड्योरेंस में तो वेट ट्रेनिंग के अंदर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग में अगर कोई एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहा है तो आपको समझ आ गया कि इंटेंसिटी कम होती है, एंड्योरेंस के अंदर वेट कम होता है। तो प्रोग्राम समरी में उसने लिख दिया है इंटेंसिटी 4 to 5, 4 to 5 की इंटेंसिटी है। एंड्योरेंस फॉर इंटरमीडिएट लेवल के लिए एंड्योरेंस है
30 to 40 मिनट्स का सेशन है, 35 to 40 मिनट्स का। अगेन वही वार्मिंग अप दिए हुए हैं सारे, वार्मिंग अप की इंटेंसिटी, डायनामिक स्ट्रेचिंग्स और कितनी करनी है वो रेपिटेशंस और सेट देके। नेक्स्ट इंटेंसिटी ट्रेनिंग फेज में देखिए, ट्रेनिंग फेज में इंटेंसिटी 4 to 6। अगेन मिक्स बॉडी है, सारे बॉडी पार्ट्स करवा रहे हैं यहाँ पे। 12 to 15 रेपिटेशन, ऑलमोस्ट सेम है जैसा आपका पहला था वैसा ही ये सेम शेड्यूल है। एंड देन कूलिंग डाउन। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट या रिकवरी, एप्लीकेशन कितना रिकवरी देना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितनी रखनी चाहिए किसी भी इंसान के लिए, कितनी इंटेंसिटी पे उसको काम करवाएं, तो ये डिपेंड करता है उस इंसान के गोल पे। पहली चीज़ कि उसका गोल क्या है। इज ये नॉर्मल क्लाइंट जो सिर्फ अपनी अच्छी बॉडी के लिए आया है, इज ये एथलीट जो अपने आप की फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा है, या फिर वेट लिफ्टर्स है जिनको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इस गोल पे डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रेंथ में जाना चाहता है, हाइपरट्रॉफी में या एंड्योरेंस में। अकॉर्डिंग टू दिस गोल हमारे रेपिटेशंस और इंटेंसिटी मतलब वेट, कितना वेट उठाना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो गाइस पेज नंबर 30 पे, नहीं पहले इसी को मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सो रेपिटेशन मैक्स RM, यहाँ पे आप देख रहे हो RM लिखा हुआ है। RM इज रेपिटेशन मैक्स, कि मैक्सिमम वेट उठाने को बोलते हैं। मैक्सिमम रेपिटेशन के अंदर मैक्सिमम वेट उठाने को बोलते हैं रेपिटेशन मैक्स। तो अगर हमारा गोल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो हमें किस पे करना है, रेपिटेशन मैक्स पे, मतलब मैक्सिमम वेट उठा के रेपिटेशंस लगाने हैं। मैक्सिमम वेट जिसमें आप 2, 3, 4 मैक्सिमम 6 तक रेपिटेशंस खींच सकते हो करने। जब आप हाइपरट्रॉफी साइज में जाते हो, साइज में जाने के लिए आपको थोड़ा कम रेपिटेशन मैक्स से थोड़ा कम, ठीक है, 80% पे, मतलब मैक्सिमम अगर 100 है तो 80%, 85% के आसपास ट्रेन करना है, वेट उठाना है आपने। और इस वेट के साथ आपको 10 से 12 रेपिटेशंस निकालने हैं। 10 से 12 रेपिटेशंस आपको निकालने हैं। तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाओगे तो रेपिटेशंस कम ही होंगे, और थोड़ा सा वेट कम करोगे तो रेपिटेशंस बढ़ जाते हैं। तो हाइपरट्रॉफी में साइज गेन करने के लिए आपको रेपिटेशन ज़्यादा निकालने होते हैं और वेट थोड़ा सा कम, ठीक है, मैक्सिमम से थोड़ा कम। और जब आप एंड्योरेंस में जाते हो या किसी को उस लेवल पे ट्रेन करते हो कि इसका मसल देर तक काम करे, अच्छा काम करे, तब आपको 7 पे, हम हाइपरट्रॉफी में कहते हैं ना 8 out of 10, तब आपको 7 out of 10 पे काम करना है। हाइपरट्रॉफी से भी थोड़ा कम लेना है और रेपिटेशन ज़्यादा करना है और रेस्ट भी कम देना है, जिससे कि मसल को देर तक काम करने के लिए हम ट्रेन करें, मसल के अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो और उस लैक्टिक एसिड से हमारे को देर तक हम उसको टॉलरेट कर सकें। दैट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के अंदर कहीं ना कहीं कार्डियो इफेक्ट भी आता है, क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म रेपिटेशंस करते हो, कंटिन्यूस करते हो तो, और रेस्ट कम लेते हो तो कार्डियो वाला इफेक्ट भी आता है। ठीक है, तो वो होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब वेट ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, वेट कितना उठाना है, ये वेट से रिलेटेड है। इंटेंसिटी, जब हम वेट ट्रेनिंग में इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये रिलेटेड है कि कितना वेट उठाना है। और जब हम कार्डियो के अंदर इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये होती है स्पीड। कार्डियो के अंदर कितनी स्पीड से काम करना है, इंटेंसिटी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 30 पे। यहाँ पे दोनों चीज़ें वही, पहले आपको RPE बताया कि RPE क्या होता है। 1 मतलब नथिंग एट ऑल, RPE रेटिंग प्रिसीव्ड एक्सर्शन, कि आपके क्लाइंट को या आपको कितनी एक्सर्शन मिल रही है उसको रेट करना है। तो 1 to 10 पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। RPE 1 नथिंग एट ऑल, 2 वेरी वेरी लाइट, 3 वेरी लाइट, फेयरली लाइट, मॉडरेट, समवट हार्ड। 8वां लेवल वो होता है, 8th लेवल कैन टॉक बट चूज नॉट टू, वो लेवल जहाँ पे आप बात कर तो सकते हो लेकिन आपने इतना हैवी वेट उठा रखा है या इतनी हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो कि आप बात नहीं करोगे।
आपका कंसंट्रेशन अपनी एक्सरसाइज में रहेगा, बात नहीं करोगे। 9 और हार्ड हो गया, 10 सबसे ज़्यादा हार्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं RPE। ये समझाना आना चाहिए आपको क्लाइंट को कि आप ये लेवल समझो। या फिर दूसरे तरीके में RPE इंटेंसिटी के लेवल पे क्या होता है, 5 आउट ऑफ 6, अगर 5 to 6 अगर हम ये लेते हैं जो RPE को, किसी को आप बोलो 5 to 6 में काम करना है, तो 5 to 6 क्या हो गया, मॉडरेट, समवट हार्ड, थोड़ा बहुत हार्ड है, तो उसको हम बोलते हैं लो इंटेंसिटी। ठीक है ना, 5 to 6 को लो बोलेंगे, 6 to 8 को बोलते हैं मॉडरेट, 8 to 10 को बोलते हैं हाई इंटेंसिटी। 8 to 10 इज हाई इंटेंसिटी। अब मैं बात करूं, किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में काम करना है या हाइपरट्रॉफी में काम करना है, तो उसको किस में करना है, हाई इंटेंसिटी में करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है 10 out of 10, हाइपरट्रॉफी होती है 8 out of 10, और दोनों किस में आ रही है, हाई इंटेंसिटी में आती है। किसी को आपको अच्छे लेवल पे टोनिंग करानी है, किसी को आपको अच्छे लेवल पर एंड्योरेंस करवानी है, तो दैट विल बी 6 out of 8। आप 6 पे कर सकते हो, 6 से धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ गया, 7 पे ले आओ, 7 से फिर 8 पे ले आओ, तो 6 से शुरू करते हैं, 6 से 8 में आता है एंड्योरेंस। क्लियर है यहाँ तक? एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिटी, एप्लीकेशन ऑफ रिकवरी, ये दो चीज़ें हमने की है कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है, कौन सी ट्रेनिंग के बाद कितनी रिकवरी चाहिए, और कौन सी ट्रेनिंग में कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब एलिमेंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक रेपिटेशन का टाइम होता है 3 सेकेंड। यहाँ पे देखो पेज नंबर 31 पे वो सारी चीज़ें बता रखी हैं कि एलिमेंट ऑफ टाइम में क्या क्या आता है। टेम्पो, टेम्पो मतलब 3 सेकेंड, रेपिटेशंस, सेट, रेस्ट एंड नंबर ऑफ एक्सरसाइज। जो अभी हमने किया था, अभी हमने क्या किया था कि अगर आप एक सेट 12 रेपिटेशन का करते हो, तो 12 रेपिटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, 36 सेकेंड्स, है ना। 3 × 12, 3 सेकेंड का एक टेम्पो है, 3 सेकेंड का एक रेपिटेशन है। अगर आप 3 सेकेंड्स में एक रेपिटेशन कर रहे हो, तो 12 रेपिटेशन करने में लगे 36 सेकेंड्स। अब 36 सेकेंड्स का एक सेट हो गया, आपने एक सेट कर लिया 36 सेकेंड में। एक सेट के बाद रेस्ट कितना ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड्स का रेस्ट था, तो एक सेट विद रेस्ट, रेस्ट को काउंट करके कितना टाइम ले रहा है, 66, 36 + 30 66 सेकेंड्स। 66 सेकेंड्स का आपका एक सेट हो गया कंप्लीट रेस्ट के साथ। आपने 3 सेट करने हैं, तो 66 × 3 198। 198 सेकेंड्स में आपके एक एक्सरसाइज के 3 सेट खत्म हो रहे हैं, पूरा 198 सेकेंड लग रहे हैं। और अगर आप ऐसी 4 या 5 एक्सरसाइज करते हो, ये तो एक एक्सरसाइज में लगे 198 सेकेंड, और पांचों एक्सरसाइज आप सेम रेपिटेशन, सेम सेट और सेम रेस्ट के साथ करते हो, तो × 5, 198 × 5 कर दोगे, 990 सेकेंड्स आ जाएगा। तो 990 सेकेंड्स आपका टोटल टाइम लगा। ठीक है, ये किया था एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया था हमने कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपके साथ नेक्स्ट पेज पे देखो, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले के तरीके में दे रखा है कि आप इस फॉर्मूले में भी डाल दो तब भी एक ही बात है। हमने लास्ट में 990 सेकेंड्स को क्या किया, 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड किया और मिनट्स आ जाते हैं। तो पेज नंबर 32 पे सबसे टॉप पे देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, टेम्पो इंटू रेपिटेशंस, टेम्पो इंटू रेप्स में प्लस कर दिया रेस्ट। हमने ये किया अभी, पहले 12 × 3 36 में रेस्ट ऐड कर दिया प्लस रेस्ट, 66 आ गया था। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कितने सेट कर रहे हो, 3 सेट कर रहे हो, 198 आ गया। कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 एक्सरसाइज कर रहे थे, 990 आ गया, उस सबको डिवाइड कर दिया 60 से। सेम यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूले के तरीके में आपको दे दिया। चाहो तो आप ऐसे फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हो, चाहो तो आप स्टेप बाय स्टेप भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीका है ये, आप कैसे भी उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेपिटेशन एंड सेट। कितने रेपिटेशन और कितने सेट करने चाहिए। सबसे पहले
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कितने रेपिटेशन और कितने सेट्स, जैसे कि हमने बात किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर हम मैक्सिमम वेट लेते हैं, हैवी वेट लेते हैं, तो रेपिटेशन कम हो जाएंगे, है ना। तो रेपिटेशन वुड बी 1 से लेके 6 का रेंज है, इस रेंज में आपको रखने हैं रेपिटेशन। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वेट हल्का ले लिया और 6 रेपिटेशन मार रहे हो तो स्ट्रेंथ में ट्रेनिंग हो जाएगी, नहीं, आपको वेट इतना लेना है कि आप 6 से ऊपर तो कर ही ना सको, समझ रहे हो। इतना हैवी होना चाहिए वेट कि 5 या 6 से ऊपर जाए ना। तो 1 कब होगा, जब आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वेट ले लिया और आप एक ही रेपिटेशन निकाल पा रहे हो, दैट इज़ 1। बट वो बहुत एडवांस लेवल पे लोग करते हैं। स्टार्टिंग में आपको कम से कम 6 रेपिटेशन निकालने चाहिए, इतना वेट लेना चाहिए। सो स्ट्रेंथ के अंदर 1 to 6 का रेपिटेशन है, और सेट कितने हैं, 3 से 5, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू द स्टेमिना, जितना आप निकाल सको। हाइपरट्रॉफी में हम क्या करते हैं, वेट थोड़ा कम कर देते हैं ना, तो रेपिटेशन बढ़ जाएंगे। तो कम से कम 6 रेपिटेशन तो होने ही चाहिए, 6 से ज़्यादा, तो 12 रेपिटेशन तक आपको खींचना है। 12 रेपिटेशंस, तो जितना वेट हाई रखोगे तो 10 आ जाएगा, और हाई कर दोगे तो 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वेट जो आप उठा रहे हो, आपको कम से कम 6 से 12 रेपिटेशन, तो 12 रेपिटेशन आप मान के चलो, आपको स्टार्टिंग में शुरू करने हैं 12 रेपिटेशन। और अगेन रेपिटेशन सेट 3 से 6, मिनिमम 3, मैक्सिमम 6। और एंड्योरेंस के अंदर, एंड्योरेंस में सीधा कह रहा है 12 से ज़्यादा रेपिटेशन होने चाहिए, 15 हो 20 हो, 12 से ज़्यादा होने चाहिए। और सेट 3 या 3 से ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द स्टेमिना, ठीक है। ये तीनों फंडा, स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी एंड एंड्योरेंस का इसी तरीके से हमें चलाना है, इसी तरीके से हम ये फंडे चलाएंगे और आप उसको शेड्यूल बनाओगे। हाँ सागर, सर वेट सेम रहेगा? नहीं बेटा, वेट से किस में कह रहे हो, अच्छा उसमें, हाँ अगर आप बात कर रहे हैं हाइपरट्रॉफी की, आपने वेट ले लिया, मान के चलते हैं कि 12.5 kg के साथ आप अपना डंबल कर्ल करते हो, तो आपका वेट सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी 12.5 ही रहेगा। कई बार क्या होता है, जैसे हमने प्रैक्टिकल में किया था कि हम ना वेट उतना नहीं लेते जितना लेना होता है, हम वेट कम लेके कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है 12 रेपिटेशन तो आराम से हो गए, डन। नहीं, 12 रेपिटेशन वो वेट जिसमें 10 के बाद 11, 12 निकालना मुश्किल होता है, ठीक है ना। 11 और 12 रेपिटेशन निकालना मुश्किल हो, उतना वेट। फिर क्या होता है कि हो सकता है आप थक गए हो सेकंड सेट में या थर्ड सेट में, नहीं लग रहा उतना, तो हल्का सा कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंजरी नहीं होनी चाहिए, या वेट कम कर लो या रेपिटेशन 1 या 2 कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। हाँ जी सर जिमों में सब करते हैं कि बार बार वेट बढ़ा रही, पहले 10, फिर 12, फिर 15, फिर 20। देखो, ये भी एक तरीके की ट्रेनिंग होती है, नो डाउट, ये भी एक तरीका है ट्रेन करने का, ठीक है। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है कि पहले हैवी वेट उठाओ, क्योंकि पहले आपकी बॉडी में एनर्जी है ज़्यादा। अगर आप पहले कम उठा रहे हो फिर धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो जब धीरे धीरे बढ़ाओगे ना, तब तक आपकी बॉडी की एनर्जी जा चुकी है। अब पहले हैवी रखो, जितना हैवी पहले उठा सकते हो उतना बाद में नहीं उठा पाओगे। अगर आप मैंने पहले भारी उठा लिया सर, बेंच प्रेस में और स्क्वाट्स में सर, फिर ना एकदम से झटका आ गया, मतलब वो आदत नहीं है बिल्कुल भी कि नहीं, ये इसीलिए आता है वार्म अप अच्छे से नहीं किया। अगर आप वार्म अप अच्छे से करोगे तो कोई झटका नहीं आएगा। और प्लस जैसे आप करते हो, आई डोंट नो, क्योंकि स्पेशली आप ना एक्स्ट्रा पावर लगाने की प्लान करते हो, जिसमें क्या होता है आपका टेक्निक ख़राब हो जाती है। आपको ये समझना है कि कितना वेट मैं सही टेक्निक के साथ ढंग से उठा दूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है समझना ना, कि कितना हैवी वेट मैं एक्चुअल टेक्निक के साथ उठा रहा हूँ। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप हैवी में जा रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं है, अब हमने उस दिन किया था बाबल के साथ जब डंबल कर्ल्स किए थे, तो आई कुड सी बहुत से बंदे सीधे खड़े होके आराम से कर रहे थे, और बहुत बंदे अपना ये जोर लगा रहे थे हैवी वेट में ना। तो थोड़ा सा कम कर लो, लेकिन करो ठीक से, वो चाहिए। दैट इज़ हैवी। हैवी का मतलब ये नहीं कि रॉड भर ली, रॉड भरना नहीं है। टेक्निक के साथ आपको अपना स्ट्रेंथ उस मसल से लगाना है जिस मसल के लिए आप ट्रेन कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी है,
अगर आप उसको कम वेट में निकालोगे पहले तो आप मैक्सिमम वेट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। करके देख लेना। अगर आप शुरू में करते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप शुरू में कर रहे हो जी 7.5 डंबल कर्ल रॉड पे 7.5, दूसरा कर दिया 10, तीसरा 12.5, ठीक है। 12.5 के बाद आपकी एनर्जी नहीं रहेगी कि आप 15 तक पहुंच जाओ। लेकिन आप अगर पहले सेट में 15 करोगे, आपसे 15 हो जाएगा। पहले सेट में 15 हो जाएगा, दूसरे सेट में 12.5 कर लो, तीसरा सेट 12.5 कर लो, चौथा सेट कर रहे हो 10 कर लो, ऐसे करोगे हो जाएगा। लेकिन आप कम से ज़्यादा पे जाओगे तो आप मैक्सिमम पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है। ये रेडमी के नाम से कौन है आपका हैंड रेज है, बताइए। सर वही जो सागर ने क्वेश्चन पुटअप किया था उसके रिगार्डिंग का इंजरी के चांस तो होते हैं ना सर, अगर आप वेट ज़्यादा मारते हैं। अगर वेट ज़्यादा मारे तो हाँ सर, इंजरी के चांस होते हैं ना सर। सी इंजरी का चांस तभी होगा जब आपने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया, ठीक है। दूसरा, इंजरी का चांस होने का तरीका क्या होता है, आपने अपने मसल को पहले उतना स्ट्रांग नहीं किया जितना उसको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं डे 1 जा रहा हूँ, समझ लो 6 महीने बाद आज मैं ट्रेन करने जा रहा हूँ अपने आप को। 6 महीने पहले जो आप वेट उठा रहे थे, क्या आज आप वो वेट उठा पाओगे? नहीं। और आप उस वेट को उठाने की कोशिश करोगे तो इंजरी होने के चांस है। मतलब पहले अपने मसल को उतना स्ट्रांग बनाओ। हैवी वेट का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम पे जाना। हैवी वेट का मतलब है, आज अगर मैं 1 साल बाद ट्रेन कर रहा हूँ अपने आप को, तो मैं दोबारा 5 kg से शुरू करूँगा, तो 5 kg ही मेरे लिए हैवी है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जब मैं 5, 7.5, 10 की स्ट्रेंथ बना चुका हूँ, मेरे को अपने आप को उस लेवल पे रखना है कि आज मेरे को 5 हैवी लग रहा है अगर, तो मैं अपने आप को 5 पे रखूँ, 10 पे ना जाऊँ। समझ रहे हो? आज मेरी 5 का स्टेमिना बन गया, अब मैं 7.5 पे जाऊँगा, फिर 10 पे जाऊँगा, मतलब जो मेरे को हैवी लग रहा है। हाँ दिलजीत, अगर आपसे सेम वेट नहीं हो पा रहा तो आप वेट कम कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सी, कोई फंडा ऐसा फिक्स रूल या फंडा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें, जो बुक में भी जो रेपिटेशन सेट्स दिए हुए हैं ना, ये फिक्स नहीं है। तभी उन्होंने वहाँ पे 3 to 6, देख रहे हो 3 to 6 का क्यों दिया हुआ है, कि जितना आपसे हो सके। समझ रहे हो? तो कोई फिक्स फंडा नहीं है। द मेन थिंग जो आपको समझनी है वो ये है कि हाइपरट्रॉफी में हमें अच्छा खासा वेट उठाना है। अगर हम 12 रेपिटेशन की बात कर रहे हैं तो 12वां रेपिटेशन निकालना मुश्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आराम से 12 निकाल दिए, रख दिए, हाइपरट्रॉफी नहीं, फिर वो हाइपरट्रॉफी नहीं है। अगर आपका 12वां रेपिटेशन बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, चाहे वो सपोर्ट लेके निकल रहा है, तो वो हाइपरट्रॉफी में काम करेगा, तब आपका मसल में ज़्यादा काम करेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा वेट उठाना है और गलत टेक्निक से करना है, ठीक है। इतना वेट उठाओ जो आप टेक्निक सही रख के ढंग से एक्सरसाइज कर सको, और 12 रेपिटेशन निकालने मुश्किल हो। अब आप पहले में 12 निकाल गए, दूसरे में निकाल गए, तीसरे में थक गए, आपको लग रहा है
ओके सबको म्यूट कर देते हैं एक बारी। या सो गाइज, आपको जो हाइपरट्रॉफी का मतलब, स्ट्रेंथ का मतलब समझ आना चाहिए वो यही कि 12 रेपिटेशन मतलब हैवी वेट के साथ 12। दूसरा, अगर आप थर्ड सेट तक थक गए, आपको 4 सेट लगाने हैं, फिर क्या करें? सेकंड सेट के बाद आपसे थर्ड में आपको लग रहा है इतना वेट नहीं लगेगा, इधर वेट को हल्का सा कम कर लो, या 1 या 2 रेपिटेशंस कम कर लो, या टेक सपोर्ट। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपको क्या, आपकी बॉडी क्या फील कर रही है, किस तरह का आपका बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है। हर एक की बॉडी डिफरेंट है। कई लोग 4-5 सेट मार देते हैं, डिटर्मिनेशन लेवल, स्ट्रेंथ लेवल अच्छा है, खा पी के आए हो, कार्ब्स अच्छे लोड कर रखे हैं, तो एनर्जी अच्छी रहेगी तो आप निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आपने जब पहली एक्सरसाइज कर ली, बाइसेप्स की 2-3 एक्सरसाइज कर ली, फिर चेस्ट की दूसरी तीसरी एक्सरसाइज पे कर रहे हो, तो चेस्ट तक आने तक तो थक चुकी होती है बॉडी, कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है, तो आप नहीं कर पा रहे, तो नो वरीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट कम करो, लेकिन उतना कम करो कि आपका एफर्ट लेवल, एफर्ट समझ रहे हो, जब आप 100% हो तो आप एफर्ट भी 100% लगा रहे हो। जब आपकी बॉडी 80% आ चुकी है, एनर्जी कम हो गई है, तो आप सोचो मैं 100% एफर्ट लगा लूँ, मुश्किल है, नहीं होगा ना। तो आपको एफर्ट लेवल यही रखना है कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको एफर्ट लेवल ठीक रखना है। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। सो गाइज, हमने दोनों तीनों एप्लीकेशन पढ़ लिए, कितनी वेट ट्रेनिंग के अंदर कौन सी ट्रेनिंग में, स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी, इंड्योरेंस में से हर एक ट्रेनिंग में रिकवरी टाइम कितना होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन देख लिया। आपका रिकवरी के बाद इंटेंसिटी का एप्लीकेशन देख लिया, कितनी इंटेंसिटी लगानी है कौन सी ट्रेनिंग में, कितने रेपिटेशन, कितने सेट, वो देख लिया। लास्ट चीज़ रह गई रेस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रेस्ट, कितना रेस्ट ले। तो गाइस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जहाँ पे आपके मसल को पूरी पावर, पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है, जब हम पूरी हाई पावर, हाई एनर्जी में काम करते हैं, तो हमारी बॉडी क्रिटीन फॉस्फेट की एनर्जी यूज़ करती है। हमारी मसल्स में क्रिटीन स्टोर होता है, वो एनर्जी यूज़ होती है। और क्रिटीन को दोबारा रीस्टोर होने में, क्योंकि क्रिटीन की लिमिटेड क्वांटिटी स्टोर होती है मसल्स में, 3-4 रेपिटेशन करने में वो निकल जाती है, खर्च हो जाती है, तो उसको दोबारा रीस्टोर करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, बॉडी को 3 to 4 मिनट्स लगते हैं। इसलिए हैवी वेट ट्रेनिंग मतलब कंप्लीट रेस्ट, आपके मसल्स को कंप्लीट रेस्ट देना है। इट कुड बी 3 मिनट्स, इट कुड बी 4 मिनट्स, इट कुड बी 5 मिनट्स। ठीक है जी, जब आप पूरा कंप्लीट रेस्ट लेके रेडी हो चुके हो, तो इसीलिए यहाँ पे रेस्ट कितना है, 2 to 5 मिनट्स, पेज नंबर 33, 2 से लेके 5 मिनट का वेरिएशन है कि आप उतना रेस्ट ले सकते हो, ताकि आपकी बॉडी कंप्लीट रिकवरी कर ले और अगेन हैवी वेट उठाए। हैवी, यहाँ पे हमारा कंसर्न है उठाना ही हैवी है, हल्का नहीं करना वेट। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको रेस्ट कम लेना है। कम जब आप रेस्ट लेते हो, कितना, 30 सेकेंड to 90 सेकेंड, आधे मिनट से लेके 1.5 मिनट मैक्सिमम है। तो जितना कम रेस्ट में आप काम करोगे, उतना मसल का साइज इंक्रीज जल्दी होता है, उतना मसल के अंदर न्यूट्रिशन दिया जाता है कि अपने मसल्स को बढ़ाओ, अपने साइज बढ़ाओ, मसल्स के फाइबर बढ़ाओ बॉडी के अंदर। एक है कि मसल के फाइबर में ताकत बढ़ाओ, कि फाइबर ज़्यादा खींच सके, एक दूसरे को खींचे, ज़्यादा ताकत से खींचे। दूसरा है कि साइज ज़्यादा फाइबर बढ़ाओ, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, रेस्ट कम है। आज आपको मैं 10 लोग देता हूँ, कहूँ बिल्डिंग खड़ी करो, यार 10 लोग तुम्हारे शाम तक, दोपहर तक थक गए, पूरी काम कर लिए, फिर नहीं होगी भाई, मेरे को तो बिल्डिंग चाहिए 10 दिन में, सर मेरे को 20 लोग दे दो। नहीं हो रहा, सर मेरे को 30 लोग दो। जितने ज़्यादा लोग होंगे तभी आप ज़्यादा रेपिटेशन कर पाओगे, और कम रेस्ट में, क्योंकि 10 लोग तो थक जाएंगे दोपहर तक, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा, तो ज़्यादा लोग चाहिए ना काम करने के लिए, तो ज़्यादा मसल फाइबर चाहिए। तो हाइपरट्रॉफी में कॉन्सेप्ट यही है कि जल्दी से मसल फाइबर्स को बढ़ाया जाए, तो कम रेस्ट देके ट्रेन करना है, लेकिन वेट हल्का नहीं करना। वेट मतलब 8 out of 10 हैवी रखना है, ठीक ठाक। तो यहाँ पे रेस्ट है
आधे मिनट से 1.5 मिनट का। एंड्योरेंस मतलब कि मसल को देर तक काम कराना है, उसको ट्रेन करना है कि भैया तेरे को देर तक काम करना है। तो एंड्योरेंस के अंदर भी रेस्ट 30 सेकेंड है बस, क्योंकि वहाँ पे हम ना वेट कम देते हैं, यहाँ पे हम वेट कम देते हैं, रेपिटेशन ज़्यादा कराते हैं और 30 सेकेंड रेस्ट कि जल्दी से बॉडी लैक्टिक एसिड निकाले, दोबारा काम करे। अब मुझे पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप वर्कआउट करके घर आए हो, आपको 1 घंटे बाद दोबारा वर्कआउट करना है, तो सबसे पहले काम आप क्या करोगे? रेस्ट, ठीक है ना भैया, कुछ खाने को दो और रेस्ट करो। आप सबसे पहले अपने आप को दोबारा रिकवर करने का प्लान करोगे ना। तो जब आपकी बॉडी को पता है मुझे 30 सेकंड के बाद दोबारा काम करना है, और रोज़ मैं ये ट्रेनिंग करता हूँ, तो माइंड अगेन ये काम करता है, फटाफट उस मसल को रिप्लेनिश करता है और उसको लैक्टिक एसिड निकालो, जल्दी निकालो, क्योंकि दोबारा काम करना है। तो मसल में लैक्टिक एसिड निकालना या लैक्टिक एसिड को मसल को रिकवर जल्दी करना, वो सारा काम ज़्यादा जल्दी होता है, ज़्यादा तेज़ होता है। वहाँ पे उसको ये पता है कि यार मसल फाइबर बहुत है मेरे पास, फाइबर्स में दिक्कत नहीं है, फाइबर्स थक नहीं रहे, मेरे फाइबर्स को फ्रेश जल्दी करना है। तो वहाँ पे एंड्योरेंस में काम करेगा, रेपिटेशन ज़्यादा, वेट हल्का सा कम और रेस्ट 30 सेकेंड्स, तो मसल के अंदर स्टेमिना ज़्यादा आएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाते, ध्यान ही नहीं होता किसी ट्रेनर को, क्योंकि हम बातें कर रहे होते हैं या ट्रेन कर रहे होते हैं और दिमाग रेस्ट पे कभी देते ही नहीं है। तो ये रेस्ट का फंडा भी आपको दिमाग में रख के चलना ही है, ठीक है। जब आपका रेपिटेशन खत्म हो रहा है, एक सेट खत्म हुआ, टाइम देखो, डन, इतनी देर में दोबारा स्टार्ट करना है। रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। जो लोग बोलते हैं रिजल्ट आने रुक गए, तो एप्लीकेशन डालो, ये सारी एप्लीकेशंस को अप्लाई करो, रिजल्ट्स आएंगे। तो ये जो फंडेस हैं, ये जो एप्लीकेशंस हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सब की सब प्रॉपर अप्लाई करने पे आपको डेफिनेट रिजल्ट्स मिलते हैं, 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। और इन्हीं में जो अगर हम बात करें, जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं है या जिन्होंने कभी ये चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया या ये चीज़ सीखी नहीं है, एक्चुअली जो नहीं सीखेगा वो बेचारा नहीं कर पाएगा ना, वो चैलेंज है सबके साथ। जब मेरे को नहीं पता था तो मैं भी नहीं करता था, क्योंकि पता नहीं था। तो आज जब ये चीज़ें पता लगी है, पहले अपने में अप्लाई करो, अपने ऊपर अप्लाई करो, जस्ट सी द रिजल्ट्स, और फिर दूसरों को कराओगे ना, तो यू विल बी 100% डेड श्योर कि मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा, नहीं तो मनी बैक करने की गारंटी भी आप दे सकते हो। तो ये सारे एप्लीकेशंस, इन सब को ध्यान में रखते हुए काम करना है, जिससे आप प्रॉपर रिजल्ट ले सको। क्लियर है जी? एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क तो बताइए। किसी को कोई डाउट, कोई फंडा क्लियर करना है तो बताइए। ओके, लेट अस, ये रेडमी यार, आपका नाम क्या है? रजत यार, नाम रीनेम कर ले भाई। सर मैंने कितनी बार चेंज की, हो नहीं रहा है सर। मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ बताओ। सर मुझे ये जानना था कि जैसे वार्म अप हम करते हैं, तो जैसे बाइसेप में करना है एक्सरसाइज, तो क्या हमें पूरी बॉडी का करना पड़ेगा वार्म अप या खाली? ओके, गुड क्वेश्चन। सी, वार्म अप सबसे पहला, अभी तक ना इन वेट ट्रेनिंग के दोनों सेशन जो हमने पढ़े हैं, दोनों में ना उन्होंने कार्डियो का वार्म अप दिखाया ही नहीं है। आई डोंट नो आपने नोट किया है कि नहीं किया, कि दोनों के अंदर सिर्फ स्ट्रेचिंग्स की है और वेट ट्रेनिंग कर लो, लेकिन नहीं, आपको कार्डियो करना चाहिए दोनों में। चाहे आप कार्डियो कर रहे हो चाहे वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके वार्म अप के अंदर कार्डियो होना चाहिए। एक चीज़ डेफिनेटली होना चाहिए, 5 से 7 मिनट का एटलीस्ट कार्डियो होना चाहिए। कार्डियो के बाद एक हेड टू टो हमने स्ट्रेचिंग्स की थी, ध्यान है? हेड टू टो, वो सारी स्ट्रेचिंग्स करनी है, हेड टू टो वाली। उसके बाद जो बॉडी पार्ट आपके करना है उसको ज़्यादा स्ट्रेच करो, एटलीस्ट इतना करो। या फिर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, कम लगाना है, भाई साहब 3 से 4 मिनट कार्डियो करने के बाद जो मेन बॉडी पार्ट आपको करने हैं उनकी स्ट्रेचिंग्स कर लो, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेचिंग्स उन्हीं की करनी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो बॉडी पार्ट आपको ट्रेन करना है, तो उनकी स्ट्रेचिंग करनी ज़्यादा इफेक्टिव है। गाइस मैं 1 मिनट ज़रा इसको चार्जिंग पे लगा दूँ। मेरा फोन डाउन हो गया सर।
यार सागर कहाँ चला गया? सागर, अच्छा ये रहा एम गैलेक्सी सागर। ठीक है जी, क्लियर है। सो वार्म अप करना इज इम्पॉर्टेंट उन मसल्स का, तो डेफिनेटली जिसको आपको ट्रेन करना है। स्पोर्ट्स में, मैं जैसे स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, 2 तरह के वार्म अप्स होते हैं। इसे जिम में भी यही है। आपको मैं जिम की भी बात करूँ, 2 तरह के वार्म अप्स आपको करने चाहिए। एक को बोला जाता है जनरल वार्म अप और सेकंड को बोला जाता है स्पेसिफिक वार्म अप। तो जैसे आज मेरे को जैसे बैडमिंटन में हम लोग को ट्रेन करना होता था, आज मेरे को स्मैशेस करनी है, ठीक है, मेरे को अपने आप को स्मैशेस में डालना है। तो स्मैश करने में मेरे हाथ, आर्म्स, ये सारी ज़्यादा लगती हैं। तो जनरल वार्म अप में क्या होता था, 10 मिनट का अपना रनिंग वगैरह की, हेड टू टो स्ट्रेचिंग्स की, ये जनरल वार्म अप। उसके बाद अपने पर्टिकुलर, जो हमने पर्टिकुलर चीज़ों पे अपने आप को ट्रेन करना है, उसका वार्म अप करते थे, उसकी स्ट्रेचिंग्स करते थे, उसको बोलते थे स्पेसिफिक। फिर उसकी वार्म अप करने का तरीका क्या होता था, जैसे मेरे को पता है कोर्ट में स्मैशेस मारने हैं, तो पहले हल्के हल्के स्मैश, हल्के हल्के स्मैश, थोड़ी देर स्मैश मारते रहे हल्के हल्के, कि ये हाथ चल रहा है, स्टेपिंग चल रही है, जंपिंग लेके स्मैश, जंप स्मैश, हल्का हल्का। फिर धीरे धीरे उसको 1 2 3 के बाद, ओके अब मैं रेडी हूँ रैली के लिए, अब धाड़ 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 स्मैश, ठीक है। सर एक बार वार्म अप दोबारा बताएंगे? तो जनरल वार्म अप आपका वही आपका कार्डियो प्लस ऑल हेड टू टो स्ट्रेचिंग्स। स्पेसिफिक वार्म अप जो आपको करना है उससे रिलेटेड वार्म अप करना, उससे रिलेटेड स्ट्रेचिंग्स करनी है, उससे रिलेटेड। तो हम लोग करते हैं जिम में भी यही करते हैं ना। आज आपको अगर चेस्ट करना है तो चेस्ट के लिए जैसे वार्म अप क्या होता है, आप लोग पहले पुशअप्स कर लेते हो, है ना। पुशअप क्या हो गया, स्पेसिफिक वार्म अप हो गया। आप पुशअप से ट्रेन नहीं कर रहे अपने आप को, आप क्या करते हो 10 20 30 पुशअप मारे के मसल में फ्लो आ जाए। 30 पुशअप से आप ट्रेन नहीं होते, आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, आपके मसल को इतने, बट वार्म अप हो जाता है अच्छा उस बॉडी पार्ट का। तो दैट इज़ योर स्पेसिफिक वार्म अप, पुशअप्स। आपको बैक करना है तो बैक के लिए आप डिप्स कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्पेसिफिक वार्म अप्स यही होते हैं। तो जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो आप क्या करते हो, अगर पहला सेट ना हल्का मारेंगे वार्म अप, नहीं भाई, पहला जो सेट है वो उससे पहले जो वार्म अप करना है दैट इज योर स्पेसिफिक वार्म अप। वो मतलब जैसे पुशअप्स आपके वो वार्म अप करने के बाद आपको पहला सेट करना है कि वो वार्म अप मतलब पहला सेट करने से पहले आपको अपना मसल अच्छे से वो ट्रेन कर लेना है कि मेरे को पहला सेट ही हैवी करना है। मेरे को कुछ एक्सरसाइज में ना वार्म अप्स नहीं है, ऐसे स्पेसिफिक वार्म अप्स नहीं है कुछ एक्सरसाइज में। जैसे बाइसेप्स की बात करें, बाइसेप में क्या करोगे वार्म अप, नहीं है ना। तो ठीक है, बाइसेप में फिर आपने 2 4 हल्के सेट 4 6 अपने हल्के से कर लिया। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वार्म अप करना है अपनी बॉडी को, क्योंकि मेरे को हैवी वेट करना है, तो आप पहला हल्का सेट कर रहे हो तो 5 7 10 एक हल्का सेट कर लिया, देन गो फॉर हैवी, ठीक है। जितना हैवी में जाओगे उतना मसल ज़्यादा बनेगा, उतना मसल ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये दिमाग से फंडा निकाल दो कि मेरे को लाइट से हैवी पे जाना है। आपको हैवी से लाइट पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मसल को पहले ही पूरा एक्सर्ट करना है। क्लियर है जी। सो गाइस पेज नंबर 38 पे सेम समरी दी है जो हमने अभी तक पढ़ा है। समरी मतलब आपका स्ट्रेंथ में रिकवरी टाइम 2 to 3 डेज है, फ्रीक्वेंसी 2 से 3 दिन, इंटेंसिटी स्ट्रेंथ के अंदर इंटेंसिटीज हैवी 10 out of 10, रेपिटेशन 1 से 6, सेट 3 से 5, रेस्ट 2 से 5 मिनट। ये तीनों का समरी यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है। 1 सेकेंड में वीडियो बन रही है। तीनों की समरी एक साथ दे रखी है। वैसे जितने एप्लीकेशन हमने पढ़े हैं, 5 तरह के एप्लीकेशन पढ़ लिए। एप्लीकेशन ऑफ रिकवरी, एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिटी, एप्लीकेशन ऑफ रेपिटेशन सेट्स, एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट, ये 4 तरह के हमने एप्लीकेशंस पढ़ लिए हैं। इन एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए आप किसी का भी शेड्यूल बना सकते हो। अपना बनाना शुरू करो पहले, आपको किस चीज़ में काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली वेट नहीं बता पाते किसी को कि कितना वेट उठाना है, 10 kg से करना है या 15 से करना है, नहीं बता पाते। हम क्या बताते हैं, इंटेंसिटी। सर आपको इतना वेट लेना है जिससे आपके 12 सेट निकालने, 12 रेपिटेशन निकालने मुश्किल हो, तो अपने अकॉर्डिंग वेट उठाएगा फिर। क्लियर है।
कोई डाउट, कोई फंडा है तो पूछो जी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। सो गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में जैसे कि हमें पता है 2 तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो जिसमें रोटेशंस, जिसमें मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स के साथ करते हैं, पेज नंबर 38 पे है। और स्टैटिक मतलब जो आप होल्ड करते हो, जिनको आपको होल्ड करना है 10 सेकंड 20 सेकंड स्ट्रेच करके होल्ड करना है, दे आर कॉल्ड स्टैटिक। डायनामिक स्ट्रेचिंग्स वार्म अप में की जाती है, ड्यूरिंग वार्म अप। स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स आपका कूलिंग डाउन में की जाती है। वार्म अप स्ट्रेचिंग्स का, डायनामिक स्ट्रेचिंग्स का मतलब मेन मकसद होता है आपके मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाना, आपके जो जॉइंट्स हैं इनकी मूवेबिलिटी बढ़ाना। स्टैटिक का मेन कंसर्न होता है आपके मसल्स में से मसल्स को स्ट्रेच करके रखना और उसमें से लैक्टिक एसिड निकालना। ठीक है, जितना आप उसको स्ट्रेच करोगे लैक्टिक एसिड निकलेगा, प्लस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना। दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ स्टैटिक। तो स्टैटिक आपका रिलैक्सेशन में, रिकवरी में काम आती है, और डायनेमिक आपको ब्लड फ्लो बढ़ाना, मसल्स को ज़्यादा एनर्जाइज, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन देना, आपके जॉइंट्स को मूवमेंट में लाना, ये उसका मेन कंसर्न है। क्लियर है? ओके, आज एक और चैप्टर हम लोग करेंगे और आपका ये प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगा, आपका पीटी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसलिए आज थोड़ी देर और लेके ये भी फटाफट करा लेते हैं। चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग।